तो गेम थ्योरी में एक तो तुम्हारा है सैडल पॉइंट और मिनमैक्स और मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी और सॉल्यूशन ऑफ गेम बाय एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और भी कुछ मेथड्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से कोई जो गेम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो गेम एक्चुअली बेसिकली है क्या, जो गेम थ्योरी जो ओआर में आया है ये जो है कंसेप्ट गेम से आया है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे उसमें एक्चुअली जो ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निक होती है उसमें जो है जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो अपने बेनिफिट को देखो, कोई भी कंपनी होती है वो अपना जो है बेनिफिट को प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, और उसके अपोनेंट में अगर कोई कंपनी है तो वो अपना लॉस को कम करना चाहेगी। ठीक है, तो ये लोग ये सब टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन जो गेम थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो गेम से ही आया है, क्रिकेट वगैरह से। तो अब इसमें जो है दो प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर ए और एक प्लेयर बी, और जनरली हम लोग जो है मान के चलते हैं कि जो प्लेयर जो ए होता है वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वर्क करता है और जो प्लेयर बी जो है वो अपने लॉस को कम करने के लिए वर्क करता है। ठीक, अब इसके बाद अब जैसे कि इसमें एक है मिनमैक्स प्रिंसिपल, मिनमैक्स मैक्सिमम क्राइटेरिया। तो सपोज करो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है प्लेयर ए, प्लेयर बी। तुम लोग समझ लो, बाकी जो है पढ़ने के लिए बुक वगैरह में बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, गेम थ्योरी जिस भी बुक में दिया होगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह मिल जाएंगी, है ना। तो अब जैसे कि प्लेयर ए की जो स्ट्रेटजी है A1, A2 और A3, और प्लेयर बी की जो स्ट्रेटजी है वो ये स्ट्रेटजी यूज करता है B1, B2, B3। तो पे ऑफ इसकी कुछ एंट्री दे देते हैं 0 1 2 2 1 0 0 1 2, ये एंट्री दे दें। अब इसमें जो है जो रो मिनमैक्स प्रिंसिपल अप्लाई कैसे करते हैं, और अगर सैडल पॉइंट अगर मिल जाता है तो वही इसकी जो है गेम वैल्यू होती है। तो इसमें जो है इसका रो जो रो होती है उसमें से जो है मिनिमम सिलेक्ट करते हैं, मतलब रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, तो इसमें रो में मिनिमम एलिमेंट कितना है 0 है, और इसे चेक कर लेते हैं, इसमें मिनिमम कितना है 1 और इसमें मिनिमम है 0, और इसका मैक्सिमम 2, इसका मैक्सिमम 1 ही रहेगा और इसका 2। अब जैसे कि रो मिनिमा लिया था, हम मिनिमा का क्या लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये सब कैसे मिली है मिनिमम से, हम मिनिमम का तीनों का मैक्सिमम क्या होगा 1, और इनका जो है ये क्या था मैक्सिमम से आया था, मैक्सिमम का क्या लेंगे मिनिमम, तो इसका मतलब है वो भी 1 आएगा। तो दोनों जो है अगर मिनमैक्स इक्वल टू मैक्सिमम हो गया, मिनमैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ये होता है तो सैडल पॉइंट मिल जाता है। अदरवाइज जो है
सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। सैडल पॉइंट अगर मिल जाता है तो उनको गेम वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसमें जो है सैडल पॉइंट ये हमारा यहाँ पे ये मिल रहा है मैक्सिमम, ये मिनिमम यहाँ मिल रहा है। तो इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, यही होगा। तो गेम वैल्यू हो गई इक्वल टू 1, ये हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, अब बेस्ट स्ट्रेटजी, अब प्लेयर और प्लेयर बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो अब इसी के करस्पॉन्ड में देखो बेस्ट स्ट्रेटजी और प्लेयर ए के लिए कौन सी है, मतलब उसके पास 3 स्ट्रेटजी थी और उसमें से बेस्ट स्ट्रेटजी उसके लिए कौन सी है, A2। और इसी टाइप से इसके करस्पॉन्ड कॉलम में अगर हम देखें प्लेयर बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, B2। तो आंसर इस टाइप से लिखते हैं बेस्ट स्ट्रेटजी और प्लेयर ए इज और ए इज A2। और इसी टाइप से बेस्ट स्ट्रेटजी और प्लेयर बी इज, इसके लिए भी मिल जाएगी। तो अगर जो है सैडल पॉइंट अगर मान लो एग्जिस्ट करता है, सैडल पॉइंट का मतलब अगर मिनमैक्स इक्वल टू मैक्सिमम अगर ये दोनों इक्वल हो जाती है तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये तो समझ गए आप लोग, ठीक है। अब सपोज करो अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो तो इसके लिए हमारे पास हम नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, एक होता प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। हेड में लिख लो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को डोमिनेंस रूल भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स जो है 3/3 का है, ठीक है। तो हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करके उस मैट्रिक्स का साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसको 2/2 के मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसमें जो है हो सकता जो है रिड्यूस करने के बाद सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है तब तो जो है डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन उसका लिख पाएंगे। अदरवाइज 2/2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मिक्स स्ट्रेटजी मेथड, इसको अप्लाई करते हैं। मिक्स स्ट्रेटजीज का एक मेथड है। अदरवाइज क्या होगा, मिक्स स्ट्रेटजी ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे और ये मेथड जो है
केवल जो है 2/2 के पे ऑफ मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये मेथड जो है तो सबसे पहले वो इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो हम लिखवा देते हैं। क्लियर, यहाँ पे लिख लो क्लियर ए, अगर ये मान लो इसके पास 2 स्ट्रेटजी है और प्लेयर बी के लिए B1 और B2, तो अब इसकी जो एंट्री होती है, जो जनरल मैट्रिक्स की एंट्रीज को रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं A11 A12 A21 A22। अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी का मेथड होता है ये प्रोबेबिलिटी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लेयर ए के करस्पॉन्ड में जो स्ट्रेटजीज हैं A1 A2, तो इनके लिए जो हम प्रोबेबिलिटी का जो नोटेशन यूज करते हैं वो P1 और P2 यूज करते हैं। ठीक है, P1 और P2, जैसे तुम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे P और Q नोटेशन पढ़े होंगे, सक्सेस के लिए P यूज करते हैं और फेल्योर के लिए Q। तो P1 और P2, A के करस्पॉन्ड में P1 और A2 के करस्पॉन्ड में P2। अब A1 P1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमको जो है P1 P2 और जो प्लेयर B है इसके लिए B1 के करस्पॉन्ड में Q1 लेंगे और B2 के करस्पॉन्ड में Q2। ये 4 फार्मूले तो ये बनेंगे और एक बनेगा गेम वैल्यू के लिए। गेम वैल्यू मिक्स स्ट्रेटजी मेथड है, जो गेम वैल्यू जो है इस फार्मूले से निकल के आएगी। अब फार्मूले ये सारे थोड़े से बड़े बड़े जरूर है, कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन जो है थोड़ा कंसेप्ट बना लोगे तो तैयार हो जाएंगे। सबका डिनोमिनेटर सबका सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर जो सबका सेम है उसको हम अलग से लिख देते हैं डिनोमिनेटर इक्वल टू, तो इसमें क्या होता है इसको ऐड करते हैं A11 प्लस A22 और माइनस A12 माइनस A21, ये सब डिनोमिनेटर रहता है सारे फार्मूलों में। अब पहले P1 कैसे लिखते हैं? P1 इक्वल टू A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21। एक फार्मूला ये देखना बहुत इजी है, फार्मूले ये देखने में जरूर बड़े बड़े लगेंगे। और P2 के लिए क्या बनेगा, ये इसका हो गया। अब A11 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस, ये माइनस में यहाँ प्लस कर लेना, ये प्लस A21, ये P2 के लिए फार्मूला हो गया। Q1 के लिए अभी हमने देखना स्टार से सब्ट्रैक्ट किया था, अब कॉलम वाइज करेंगे A22 माइनस A12 माइनस A12 और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21 और Q2 के लिए भी लिख लो, इसका इस कॉलम से लिख देते अपनी बात A11 माइनस A21 अपॉन, एक्चुअली देखो है क्या, तुम लोगों के यहाँ जो कोर्स वर्क का जो सिलेबस है ना, तो उसमें हम लोगों को जो लेक्चर जो है लिमिटेड लेक्चर दिए गए हैं, मतलब इतने लेक्चर में कि आप लोगों को ये कोर्स फिनिश करना है ना, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो है वो तो तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, जो भी कंसेप्ट हैं वो तुम लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है,
तो A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, ये Q2 हो गया। अब गेम वैल्यू के लिए, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21, ये माइनस तो ये जो प्लस कर देना। ठीक, ये इतने फार्मूले बन गए। तो जहां ये सब वैल्यू बहुत बहुत जल्दी निकल आती है, ये सब वैल्यू बस। तो ये फार्मूले हो गए, कर लिए नोट। अब देखो, हाँ हम ये कह रहे थे कि अगर मान लो जो है सैडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम लोग क्या करोगे कि अगर मैट्रिक्स अगर 2/2 का है और सैडल पॉइंट नहीं मिला, तब तो तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट मिक्स स्ट्रेटजी वाला ये इसको अप्लाई करके सारी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, और अगर मान लो मैट्रिक्स जो है 2/2 से ज्यादा ऑर्डर का है, तब तुम लोग क्या करोगे कि अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो डोमिनेंस रूल अप्लाई करके उसको 2/2 के मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दोगे, तब फिर इसको अप्लाई करोगे। ठीक, अब गेम वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी। यहाँ तक P1 Q1 इनका क्या यूज हुआ कि ये मिक्स स्ट्रेटजी के लिए ये प्रोबेबिलिटी है। ये P1 P2 देखो है क्या, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो P1 प्लस P2 का जो सम है वो हमेशा 1 आएगा। तो अगर जैसे तुम लोग कभी वैल्यू निकालो तो दोनों को ऐड करके जरूर देख लेना, वेरीफाई हो जाएगा। इसी टाइप से Q1 प्लस Q2 इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। अब जो है अगर सपोज करो कि मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो उसमें एक स्ट्रेटजी और बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे A3 आया तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या बढ़ेगा, P3 बढ़ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या बढ़ेगा, Q3। तो क्योंकि तुम लोगों ने जो क्या किया था कि वो मैट्रिक्स को रिड्यूस किया था डोमिनेंस रूल से, तो उसमें तो 2/2 का ही बचेगा। तो जो भी इन फार्मूले में जो भी प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 लिखोगे और इसकी भी वैल्यू 0 लिखोगे अगर 3/3 का मैट्रिक्स है। और अगर 4/4 का है तो एक P4 और आ जाएगा, Q4, वो भी 0 हो जाएगा। अब आंसर कैसे लिखते हैं, तो आंसर लिखने के लिए लिखो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। तो इसमें जो है P1, P2, जो भी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आ जाएगी। अगर P3 आएगा, अगर 3/3 का है तो यहाँ पे P3 और बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक, तो फिलहाल में क्योंकि हमने मैट्रिक्स जो है 2/2 का लिया था तो इतना ही रहेगा। इसी टाइप से बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, ये Q1, Q2। अब हम लोग आते हैं डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल होता क्या है, सर ये 3 क्रॉस 3 से हम 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस कैसे करेंगे?
हाँ, इसी के लिए हम रूल ये जो है हम लोगों को बताने जाते हैं, ठीक, डोमिनेंस रूल। तुम सब लोग एमएससी पीजी तुम लोगों का सबका कानपुर यूनिवर्सिटी से या फिर बाहर से किया? सब लोगों का यही से है, प्रॉपर कानपुर से है कि इधर और उधर और ये तीनों से है? ये अच्छा कॉलेज माना जाता था इसमें और से है ना। पहले जो है बंगलोर में जनता कल इसका एक सवाल आया कल आया होगा ये, अब वो कर लिए थे क्वेश्चन तो बढ़िया था। नहीं आ तो बढ़िया हाँ लेकिन गेम सही पढ़ी नहीं होगी ना, हम लोगों को केवल असाइनमेंट प्रॉब्लम तक है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, अब वो भी बीएससी का है तो उसका तो प्रॉपर सब पढ़ के गए, उसके हालांकि कर लिए, सवाल हमारे गलत नहीं हुए हैं, उसका लिनियर प्रोग्राम। अब लास्ट में सिलेबस में गेम थ्योरी, तो हमने सोचा पता नहीं कहीं थ्योरेटिकल ना हो, नहीं तो देख लेते हैं अगर यूट्यूब में एक दो वीडियो तो हो सकता है कुछ उस टाइप के एग्जाम हो जाता है। मैट्रिक्स ही तो था, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। इस पेपर में तो आपको था देंगे क्या? रूल फॉर डोमिनेंस। अब ये रूल तुम लोग समझ लो, ठीक है? आपने देखा था कैसा होता है उसका? तो रूल फॉर डोमिनेंस, इसमें देखो क्या करते हैं रिड्यूस करने के लिए, ध्यान से सुनना। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो आर लेस देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन एन अदर रो, देन दैट रो इज कॉल्ड डोमिनेटेड रो। हमने क्या कहा कि अगर जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है और हम उसकी कोई दो रो को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्ड दोनों रो में सपोज करो यहाँ लिखा है 2 3 1, यहाँ लिखा है मान लो 4 5 और 2, ठीक, सपोज करो ये, और ये कितना रो बढ़ा लेते हैं 0 1 2, ठीक। तो हमने ये कहा है कि अगर कोई दो रो है और एक रो के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, तो जिस रो के एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू है तो वो रो डोमिनेट हो जाएगी या फिर हम कहें डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ये दो रो हम देख रहे हैं, अब इसका जो है ये भी जो है फर्स्ट एलिमेंट लेस है, इससे ये भी लेस है और हालांकि ये भी लेस है, अगर हम यहाँ इक्वल भी कर दें तब भी जो है चलेगा, ठीक है। तो इस रो को हम डिलीट कर देंगे, तो मैट्रिक्स रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ये बन जाएगा 2/3 का 4 0 5 1 2 2, ठीक। उस रो को हटा ही देंगे, हाँ उसको डिलीट कर देंगे, सारे एलिमेंट कम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग सारे, वो रो वाइज और कॉलम के लिए क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला डोमिनेट होता है। तो अब इसमें जो है एक बार हमने जो है रो वाला जो है अप्लाई कर दिया रूल, ठीक है, अब की बार हम कोशिश करेंगे कॉलम का अप्लाई, क्योंकि एटलीस्ट हमको जो है मिक्स स्ट्रेटजी के लिए एटलीस्ट 2/2 का तो मैट्रिक्स चाहिए ही है, ठीक है। सर जैसे हमने फर्स्ट रो को आपने हटाया है, सेकंड रो से वो देखते हुए अगर हम थर्ड रो को हटा दें, हाँ अगर एलिमेंट लेस है तो उसको
उसको भी डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई भी रो हम हटा सकते हैं वहाँ से। लेकिन एलिमेंट जो है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे इसके भी एलिमेंट्स हैं लेस देन इक्वल टू हो रहे हैं, तो ये भी डिलीट हो जाएगी। तो लेकिन तो फिर क्या तुमको मिल जाएगा, एक केवल यही तो बचेगा 4 5 और 2, एक रो बचेगी। तो इसमें तुम लोग जो है हालांकि ये भी गलत नहीं है, हम कहा ये मिक्स स्ट्रेटजी से नहीं सॉल्व होगा, तो किसी सैडल पॉइंट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्यों। तो सैडल पॉइंट से सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, हम यहाँ पे जो है रो वाइज में मिनिमम लेते हैं, मिनिमम 2 आ जाएगा, कॉलम वाइज में जो एक ही एलिमेंट है तो मैक्सिमम वही रहेगा, क्यों। तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का मिनिमम 2 हो जाएगा, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये बन रहा, ये वैल्यू होगी, ठीक। लेकिन जो है 2y अगर मिक्स स्ट्रेटजी के केस में, कि सपोज करो यहाँ सैडल पॉइंट मिल गया, और वैसे भी अगर जो है नहीं मिलता तो ये एक रो इतना 1/3 का मैट्रिक्स बनता ही नहीं है, कि नहीं। अब इसके बाद जो है अगर हम जो है 2x2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं इसमें, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई दो एलिमेंट का कोई दो कॉलम्स ग्रेटर देन इक्वल टू फॉलो कर रहा है, नहीं आ रहा ना। अब वो सर अपने मन से आपने क्वेश्चन लिखा है ना, तो डिजाइन में तो हो जाएगा, क्वेश्चन की भी तो डिजाइन होती है। नहीं, उसका भी देखो अगर नहीं भी हो रहा है उसके लिए और भी रूल्स हैं, ठीक है, उससे हम लोग ट्राई करेंगे। एक रूल तो ये हो गया, दूसरा कॉलम के लिए हो गया, कॉलम के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला डोमिनेट होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर इन दोनों से भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम एक एवरेज वाला जो है एक प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई करते हैं। एवरेज में क्या होता है, रो के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी 2 रोज का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। और एवरेज लेके जो है हमने क्या किया, उसका जैसे कि 4 और 0 का एवरेज क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ लिख दिया। 5 और 1 का एवरेज 3 हो गया, 2 का एवरेज 2 हो गया। तो क्योंकि ये हमने किसका एवरेज लिया, 2 रोज का, ठीक। और रोज के लिए अप्लाई क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू। अगर इस एवरेज से अगर जो ये किसी भी रो के एलिमेंट्स लेस देन इक्वल है तो वो रो डिलीट हो जाएगी। अब देखना कि इससे देखो इक्वल है ये, और 3 के भी इक्वल ही है, तो इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉपर्टी से भी हम जो है इसको डिलीट कर सकते हैं, इस रो को एवरेज प्रॉपर्टी से। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली मैट्रिक्स देखो यही बचा, तो ये भी एक डोमिनेंस का जो है प्रॉपर्टी है, ये रो के लिए है। कॉलम के लिए क्या है, हम क्या करेंगे कि ऐसी इसी टाइप से 2 कॉलम्स का एवरेज लेंगे, तो 2 कॉलम्स का एवरेज किसी का भी लेके तुम लोग चेक कर सकते हो। जैसे कि मान लो इसका और इसका लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड का, तो क्या आएगा 3 और इसका 1 आ गया, तो इसका मतलब, और ये एवरेज ग्रेटर इक्वल है कि नहीं है, इसका मतलब ये डिलीट हो जाएगा, क्यों। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, रिड्यूस होके 4 2 0 और 2। और इसी में जो है कुछ भी स्ट्रेटजी में कुछ भी हो, D1 D2 A1 A2। अब इसमें जो है, अब इसको सॉल्व करने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो तुम लोग जो है सेट में इनवर्स प्रिंसिपल अप्लाई करना, अगर उससे ना हो, ठीक है,
क्योंकि अगर उससे ना हो तो मिक्स स्ट्रक्चर वाले में फार्मूला अप्लाई कर देना। अब इसमें तो मुझे लगा वही मैट्रिक्स प्रिंसिपल से आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम कितना है 2 है, इसका मिनिमम 0 है, इसका मैक्सिमम 4 है 2, और मिनिमम का मैक्सिमम तुम्हारा 2 हो जाएगा। ये तो 7.3 हो जाएगा, है ना। तो डोमिनेंस की प्रॉपर्टी सारी समझ गए होंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन सर, जैसे ये जो कॉलम है बीच वाला, इसको लेकर फर्स्ट वाले कॉलम को लेके एवरेज निकाला जाए तो पॉइंट में आएगा, उसी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्या, हमको केवल ग्रेटर और लेस से मतलब है। तो अगर जो है इसका एक क्वेश्चन करो, एक देखो, यूज डोमिनेंस प्रॉपर्टी टू सॉल्व द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम। तुम लोगों का एंट्रेंस कब हुआ था? 28 अगस्त में। हाँ भाई सर। तो अगस्त यही 21 में है। तो अब तुम लोगों का कोर्स वर्क हुआ 6 मंथ का होगा, 6 मंथ का कोर्स वर्क हो जाएगा, फिर गाइड होते जैसे मैंने 5 वो भी बताया था कि आप चॉइस कर सकते हैं, 5 ग्रेड का नाम दे सकते हैं, बट वो कंफर्म नहीं है। तो आप कोर्स में कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तो यही है, जब आप लोगों का कोर्स वर्क जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है गाइड अलॉट होगी। और अगर ये नहीं कर पाते हो तो मुझे लगा तो वो चांस होते हैं एग्जाम नहीं, अगर कोई फेल हो जाता है कोर्स वर्क में ले सकते हैं, तो एक चांस उसका एक दोबारा कोर्स वर्क कर सकता है, अगले सेशन में आता है। एक कोर्स में एक एग्जाम देता हूं, केवल एग्जाम देता हूं। हाँ, एक हो जाएगा तो एक चांस और मिलेगा। वो बता दिया जाएगा तुम लोगों को। प्रॉब्लम था आगे पूछा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से। मेरे साथ ही क्या करता हूँ 2019 में देखा था रिजर्वेशन में सिर्फ एक ही पास था। बच्चे क्लियर हो गए तो उनके बाद ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको तुम लोग जो है करना कंप्लीट घर पे प्रॉपर्टी वगैरह सब लोगों को बता ही दिए हैं, और अगर भूल जाओ तो गेम की किसी बुक से देख लेना, सब में दिया होगा, ठीक है। ये असल में है सर क्या गेम, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हाँ, वो तो उसमें एक्चुअली तुम जो है लेट आए क्योंकि हम हम उसे हम जान नहीं कर पाए ना, क्लास आज मेरी पहली क्लास तो वो दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो जैसे वही वाला पेपर की तैयारी में लगे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसमें
अवेलेबिलिटी या जो रिक्वायरमेंट है वो भेजना भरना, उस रास्ते का देखना, उसमें मिनिमम कास्ट निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारे बिजनेस होते हैं। ये किस पे है? क्या गेम से है क्या? गेम से नहीं है, इसका कंसेप्ट गेम से आया है। ये जो है इसका नाम गेम जो थ्योरी है, कुछ ऐसा हाँ, है? उसी एक्चुअली इसका जो है कंसेप्ट गेम से आया है, तो इन्होंने इसका नाम ओवार में गेम थ्योरी रख दिया है, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक में। अच्छा। तो एक्चुअली लेकिन जो है इसका यूज जो है इंडस्ट्रीज में किया जाता है, इंडस्ट्रीज है या कुछ कंपनी यूज करते हैं अपना अपना जो है मतलब जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। देखो ओवार में 2 ही 3 चीजें होती हैं, हर कंपनी चाहती है कि हमारा गजब की बुक अगर पढ़ी जाए उसको कायदे से, तो ऑपरेशन रिसर्च और ये अच्छा स्कोप है, अच्छी ओवार का स्कोप जो है। तो एक्चुअली हर कंपनी जो है चाहती है कि अपना जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगी और लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगी। तो उसी बेसिस पे है ये पूरी थ्योरी। तो जो है इसी टेक्निक का यूज करके ये लोग अपना लॉस को कम करते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो इसको कर लेना सब लोग। अब एक मेथड और है गेम थ्योरी में, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, हेडिंग देखो, ग्राफिकल मेथड इन गेम थ्योरी। अब ग्राफिकल मेथड जो है कब एप्लीकेबल होता है, इसके लिए हमेशा जो है जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो या तो जो है 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा और या फिर n क्रॉस 2 का। ये मेथड जो है मतलब कि जो भी पेयर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसमें मैट्रिक्स में या तो उसमें 2 रो होने चाहिए या फिर 2 कॉलम, तभी ये अप्लाई हो पाएगा। और अगर तो अब इसके लिए जो है 2 पॉइंट लिख लो। नोट में इसमें लिख लो, फर्स्ट में लिख लो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लोअर बाउंड्री highest point of lower boundary, highest point of lower boundary, that is maximum। इसका मतलब ये जो हमने ये लिखा है ना, ये इसका मतलब है मैक्सिमम, ठीक है। इसी टाइप से जो है सेकेंड पॉइंट में लिख लो लोवेस्ट पॉइंट और अपर बाउंड्री, दैट इज, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा मिन मैक्स। ये 2 पॉइंट है और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट जो एप्लीकेबल होता है वो 2 क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है अगर 2 क्रॉस n अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें केवल उसमें अगर 2 रोज अगर हैं, ठीक है, 2 रोज अगर हैं तो फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करोगे और अगर 2 कॉलम्स हैं तो
सेकंड पॉइंट अप्लाई करोगे, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एटलीस्ट जो है 2/3 और 3/2 का होना चाहिए कम से कम। क्यों? क्योंकि 2/2 का होगा तब तो हम उसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे, फिर ग्राफिकल का रूल ही याद रखिए आप, है कि नहीं। तो मैट्रिक्स का जो कम से कम ऑर्डर 2/3 या 3/2 का होना चाहिए। तो अब ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और जो प्रॉब्लम है पे ऑफ मैट्रिक्स है वो लिख लो। लेयर बी, लेयर B1 और B2 और इसकी स्ट्रेटजी है B1 B2 B3 और B4 और इसकी वो एंट्री है 2 1 0 -2 और 1 0 3 और 2। कर लिए हो? अब सबसे पहले तो देखिए, हालांकि जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो उसी से करेंगे, ठीक है। लेकिन जो है एक बार हम लोग जो है चेक कर लेते हैं कि क्या सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो इसका जो है मिनिमम कितना हो जाएगा -2, इसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 1 3 2 और मैक्सिमम का मिनिमम हो जाएगा 1 और इसका मैक्सिमम 0। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग तब भी ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब देखो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। देखो 2 रोज का होना नेसेसरी क्यों था, क्योंकि जो है इसका जो ग्राफ प्लॉट है ना वो 2 लाइनों से ही करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन जो है A1 के करस्पॉन्ड में है पूरी और दूसरी लाइन A2 के करस्पॉन्ड में। और इसका जो है ये दोनों रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे मिड में क्या होगा 0 होगा। तो ये एक 0 यहाँ आ गया, एक 0 यहाँ आ गया। अब इसमें जो है मोस्ट पॉजिटिव एंट्री कितनी है 3 है, 3 है। तो स्केलिंग कर दो 1 2 और 3, इसी टाइप से इधर कर दो 1 2 और 3। एटमोस्ट नेगेटिव -2 है, तो नेगेटिव में -1 -2 -1 और -2। अब लाइन ड्रा कर दो। तो फर्स्ट लाइन क्या है 2 2 और 1। तो A1 पे 2 ये है और 1 ये हो गया, ये लाइन आ गई। और सेकेंड
1 और 0, 1 ये रहा, 0 ये रहा। देखो नेम भी दे दो, ये लाइन हो गई B1 और ये हो गई B2 लाइन, और B3 0 और 3, 0 ये रहा, और एग्जैक्ट देखो जो है जब तुम लोग स्केल से जब ग्राफ ड्रा करोगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत निल हो जाएंगे। अब अंदाज से जो है लाइनें जो है थोड़ी इधर उधर हो जा रही हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरसेक्शन पॉइंट वही तो देखेंगे। अब इसकी ये लाइन B3 हो गई, B4 -2 से 2, -2 से 2, ये हो गई B4। अब इसमें देखो 2 रोज थी, 2 रोज के लिए फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लोअर बाउंड्री, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लोअर बाउंड्री। देखो दो बाउंड्री होती है, एक लोअर बाउंड्री ये हो गई, अपर बाउंड्री ये हो गई, ठीक है। तो इसके लिए लोअर बाउंड्री ये हो गई, और हाईएस्ट पॉइंट, लोअर बाउंड्री का हाईएस्ट पॉइंट यही होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो यही तो आ रहा है। तो अब ये पॉइंट जो है कितनी लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, B4 और B2 B4 को, तो B2 और B4 को, तो ये तुम्हारा 2x2 का मैट्रिक्स इन्हीं दो लाइनों से बन जाएगा, B1 और B2। अब B2 किसको देखो, B2 लाइन कहाँ है, B2 ये 1 और 0, 1 और 0, और B4 -2 से 2, -2 से 2, ये देखो रिड्यूस हो गया 2x2 के मैट्रिक्स में। अब तुम लोग इसको जो है किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। 2x2 के ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लोअर बाउंड्री, तो दो बाउंड्री है ना, एक जो है लोएस्ट ये हो गई, अपर बाउंड्री ये हो गई, तो लोएस्ट बाउंड्री का हाईएस्ट पॉइंट यही होगा। तो अब इसको जो है सेटल पॉइंट तो मुझे लगा एडजस्ट करेगा ही नहीं, एक बार जल्दी मिनिमम कितना आया -2 और ये 0, मिनिमम 0 हो गया, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 2, सेटल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो इसको मिक्स स्ट्रेटजी उसी मेथड से करना होगा, मिक्स स्ट्रेटजी से, तो वैल्यू निकाल लो सकती। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लो, इसे ऐड करोगे 3 माइनस इसको ऐड करोगे -2 मिलेगा, मतलब 5 होगी। डिनोमिनेटर कितना हो गया 5। P1 P2 की वैल्यू क्या होगी 2 - 0 2 - 0/5 मतलब 2/5। P2 की वैल्यू क्या होगी 1 - 2 मतलब 3/5 हो जाएगा। अब जो है Q1 Q2, अब यहाँ पे देखो स्ट्रेटजी जो है B2 के करस्पॉन्ड में लेना है, तो B2 के करस्पॉन्ड में क्या मानोगे Q2 और B4 के करस्पॉन्ड में Q4 ले लो, Q4, ठीक। नोटेशन जो है हम इसी के करस्पॉन्ड में ले लेंगे, तो इसके लिए Q2 क्या हो जाएगा 2 माइनस मतलब 4/5, और इसके लिए 1 - 0 मतलब 1/5। गैप वैल्यू क्या आएगी, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मतलब 2/5 यही होगा, क्यों। अब आंसर लिखने के लिए ये तो गैप वैल्यू हो गई, और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए वो कितना हो जाएगा 2/5 3/5, क्योंकि दो स्ट्रेटजी थी तो P1
B2 हो गया, और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर B, इसके लिए 4 स्ट्रेटजी थी, तो B1 के करस्पॉन्ड आएगा Q1, तो Q1 तो इसमें आया नहीं है, तो 0 लिख दो। Q2 कितना आया 4/i, Q3 भी नहीं आया तो 0 हो जाएगा, Q4 1/i। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी हुई फॉर प्लेयर B के लिए, ये बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर A के लिए। ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर गेम वैल्यू 2/5 कैसे इसमें पूछ सकता है? किसकी? B की। इसके लिए फार्मूला हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसका डिटरमिनेंट अपॉन में डिनोमिनेटर। अपॉन डिनोमिनेटर सभी में रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। इसी टाइप से अगर जो है किसी प्रॉब्लम में केवल 2 कॉलम्स अगर है तो सेकंड पॉइंट अप्लाई कर दोगे, उसमें रिजल्ट होगे अपर वाला, अपर का लोएस्ट पॉइंट। अब इसके बाद एक इसमें टॉपिक और है कि सॉल्यूशन ऑफ गेम बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लिखो हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ गेम solution of game by LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इसके लिए जो है इसमें जो है हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो लीनियर गेम को सॉल्व करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हेल्प से, तो इसमें जो है 2 मॉडल बनते हैं, एक फॉर प्लेयर ए के लिए और दूसरा फॉर प्लेयर बी के लिए। 2 मॉडल बनते हैं। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, तो तुम्हारे पास अगर जो है ड्यूअल और प्राइमल प्रॉब्लम वाला जो तुम लोग चैप्टर पढ़े हुए, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर एक का अगर हम जो है सॉल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, तो दूसरे का प्राइमल का अगर निकाल देते हैं तो उसके ड्यूअल का भी हम उसी टेबल से उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना। उसकी जो भी वेरिएबल जो है इंक्लूडिंग होते हैं ना, कौन से सिलेक्शन प्लस वगैरह जो की है, ठीक है, तो zj माइनस cj वैल्यू जो होती है ना, वहां से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 मॉडल होते हैं, एक मॉडल फॉर प्लेयर ए के लिए और दूसरा मॉडल फॉर प्लेयर बी के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो मॉडल फॉर प्लेयर बी के लिए जो मॉडल होता है, ठीक है, उसके लिए हम सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि उससे इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि मॉडल जो बी होता है वो मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है फॉर प्लेयर बी के लिए, और जो मॉडल ए के लिए होता है वो मिनिमाइजेशन के लिए होता है। तो मैक्सिमाइजेशन वाला जो है मेथड है, उससे प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उसमें केवल जो है सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर लेते हैं, है ना।
तो इसलिए जो है हम जो मॉडल फॉर प्लेयर बी के लिए उसको और सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो है हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से तुम लोग जो है पूरा समझ लेना, ठीक, कैसे मॉडल बनता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग गेम प्रॉब्लम, सॉल्व द following game problem by linear programming technique, by linear programming technique। अब इसके बाद 3x3 का एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाओ और उसमें लेफ्ट में लिख देना प्लेयर ए और टॉप में लिख दो प्लेयर बी। और फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखो 1 -1 3, 1 -1 3, और सेकेंड रो के है 3 5 -3, 3 5 -3, और थर्ड रो के जो एलिमेंट है 6 2 -2, 6 2 और -2। ये है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो और प्लेयर ए के लिए ये हो गया, बी के लिए हो गया। तो हम लोग जो है मॉडल बी और प्लेयर बी के लिए हम लोग मॉडल बनाएंगे। मॉडल कैसे बनता है ये समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गेम वैल्यू है उसको जनरली वी से डिनोट करते हैं। तो और यहाँ पे लिख लो फॉर प्लेयर, मॉडल फॉर प्लेयर बी। मॉडल फॉर प्लेयर बी। तो मैक्सिमम ऑफ 1/b, ये मॉडल बनता है मैक्सिमम ऑफ 1/b। और यहाँ पे b गेम वैल्यू है। सबसे पहले एक काम इससे पहले और करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर कोई नेगेटिव एंट्री है तो हम उसमें देखेंगे कि एट मोस्ट नेगेटिव एंट्री कितनी है, -3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिविटी इसमें है उसको रिमूव करेंगे बाय एडिंग ए सुटेबल पॉजिटिव कांस्टेंट से। तो -3 है, तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये हमारा जो पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा 4 को ऐड करते हैं 5 और -3 +3 7 7 7 7 9 1 1 10 10 6 6 और 2, ठीक। प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए। अब इसके बाद हम मॉडल बनाएंगे। नेगेटिव वैल्यू जो थी उससे एक ज्यादा ऐड करें तभी तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना, वैसे अगर 0 भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि सपोज करो इसमें कोई नेगेटिव एंट्री ना होती और इसमें जो है एक 0 मान लो इन्वॉल्व होता है, 1 या 2, ठीक है। तो हम तब भी जो है तब हम ये सब नहीं करते कि उसमें जो है कि उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, है ना। लेकिन हमने अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक ज्यादा जो है, ठीक है, तो जिससे कि जो है 0 ना आए, ठीक है। कोशिश ये करेंगे
वो जीरो वैसे अगर आता है नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मॉडल बनाते हैं। तो अब देखो हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करते हैं। अगर हम ए प्लेयर के लिए जो मॉडल अगर बनाते हैं, जैसे कि हमने तुम लोगों से कहा था कि जो ए मॉडल के लिए फॉर प्लेयर ए के लिए जो हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो नोटेशंस देते हैं वो जनरली P1 P2 P3 के फॉर्म में देते हैं और प्लेयर बी के लिए P1 P2 P3 के फॉर्म में। इसी टाइप से यहाँ पे और प्लेयर ए के लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं वो x1 x2 3 प्लेयर ए के लिए यूज करेंगे और बी के लिए y1 y2 y3 है, ठीक। तो क्योंकि हम मॉडल प्लेयर बी के लिए बना रहे हैं तो जो भी वेरिएबल नोटेशंस वेरिएबल के होंगे y1 y2 y3 होंगे। तो अब मॉडल बनाते हैं इसको सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। तो इसमें जो है 5y1 प्लस 3y2 प्लस 7y3 इस टाइप से लिखो, तीन कांस्टेंट बनेंगी 5y1 प्लस 3y2 प्लस 7y3। और जो स्टैंडर्ड मॉडल मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें लेस देन इक्वल टू का होता है। तो लेस देन इक्वल टू, और जो लेस देन इक्वल टू जो आता है वो गेन वैल्यू उसके इधर लिखोगे गेन वैल्यू, ठीक है। इसी टाइप से एक कांस्टेंट और लिख लो 7y1 प्लस 9y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू b। और थर्ड कांस्टेंट इक्वल की हो जाएगी 10y1 प्लस 6y2 और प्लस 2y3 लेस देन इक्वल टू b। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे जो भी है y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके बाद जो है हमने तुम लोगों से ये कहा था कि जो प्लेयर बी के में प्लेयर जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है सम ऑफ py इक्वल टू 1। अगर मान लो n प्रोबेबिलिटी अगर ये भी होती है तो y वेरी फ्रॉम 1 टू n तो सम 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि इसके पास तीन स्टेप थी तो q1 q2 q3 आएगा तो q1 q2 q3 का सम 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं q1 प्लस q2 प्लस q3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन b। अब b का अलग अलग सब में डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, तो जब q1 में डिवाइड हुआ तो क्या हो गया q1 अपॉन b और इसको जो हम मान लेंगे x1 के बराबर। ये वेरिएबल हमारा आ गया x1। इसी टाइप से दूसरा वेरिएबल q2 अपॉन b इसको x2 ले लेंगे और q3 अपॉन b को x3। तो देखो मॉडल जो है एलपीटी मॉडल कैसे बनेगा। ये आ जाएगा इक्वल टू x नहीं x1 y1 वेरिएबल लगे ना y1। ये तो प्लेयर है कि हम लोग मॉडल जो है किसके लिए ले रहे हैं b के लिए, तो यहाँ पे क्या लेंगे y1। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट v को डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या बचेगा 1। अगर हम v को डिवाइड कर दें तो इधर 1 ही बचेगा। और इसमें जब y1 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो हाँ ये प्रॉब्लम ये हो गई, पता क्या, ये जो मॉडल लिखा था ना यहाँ पे जो है
ये Q1 वेरिएबल तो बाद में आएगा ना, पहले ये हमको किसमें लिखेंगे, Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में, तभी तो उसकी तो Q1 अपॉन Q2 ही y1 से रिप्लेस करेंगे ना, तब यहाँ पे y बना था, हमने जो ये डायरेक्ट लिख दिया। तो ऐसा करते हैं, तुम लोग ऐसा करो, इस पहले ये Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में लिखो, y1 y2 y3 की जगह क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 5Q1 प्लस 3Q2 प्लस 7Q3 और लेस देन इक्वल टू b। इसके बाद जब डिवाइड कर दोगे तब यहाँ पे, इसके बाद तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तब यहाँ पे तब ये आ जाएगा। अब ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट मॉडल क्या हो गया, ये समझ गए। तो ये मैक्सिमम ऑफ 1/b इक्वल टू ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। अब इसको तुम लोग जो है सिंपलेक्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करोगे। तो सिंपलेक्स टेबल बनाओ, नोट तो कर ही लिया होगा। तो सिंपलेक्स मेथड आता है, भूल गए तुम लोग, क्यों भूल गए, हो गया लग रहा था, थोड़ा थोड़ा बदल याद हो। इसमें मैक्सिमम जेड क्या बनेगा, जेड नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम जेड की जगह यहाँ 1/b दिया है ना, ये तो इसी b की वैल्यू निकाल ली हम लोगों को। यहाँ पे जो जेड की जगह क्या लिया है 1/b, मैक्सिमम जेड बराबर 1/b, जेड की जगह 1/b दिया है। तो b cb xb और जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म y1 करने हैं अल्फा 1। हाँ, इसमें सिलेक्ट वेरिएबल देखिए 3 वेरिएबल इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसके आगे भी 3 वेरिएबल है, मतलब y4 y5 y6 6 को हम एज ए सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो y1 y2 y3 y4 y5 और y6। तो b की जगह क्या आते हैं सिलेक्ट वेरिएबल b, तो y4 y5 और y6 और cd में क्या है, cd वैल्यू दियो 1 1 1 0 0 0। यहाँ पे भी 0 0 0 आ जाएगा और cb ये आ जाएंगे 1 1 1। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लो 5 3 7 और 7 9 1 10 6 और 2 और यहाँ पे क्या बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 1/b इसकी वैल्यू तो आ जाएगी कितनी 0 और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो
इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, यही तो आएगा डेल्टा जे सीजे ZJ माइनस CJ, यही तो आएंगे। अब इसके बाद जो है इसमें जो ZJ माइनस CJ में जो एटमोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है वो जो है बेसिक सॉल्यूशन में एक्सिस में एंटर करती है। तो इसमें एटमोस्ट नेगेटिव क्या है, तीन है, तीनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को जो है इसमें इनकमिंग वेक्टर का साइन लगा देंगे, ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद जो है मिनिमम रेशियो उसका एक कॉलम बना लो, मिनिमम रेशियो। तो ये हो जाएगा 1/7 और 1 और 1/2। इसमें मिनिमम कितना है, 1/7 मिनिमम है, क्यों यही होगा। तो इसको जो है आउट कर देंगे। तो नेक्स्ट टेबल इसको हम लोग एंटर करेंगे, उसको आउट कर देंगे। तो y4 की जगह क्या आ जाएगा, y3। नेक्स्ट टेबल क्रिएट करो। तो ये लीव करेगा और ये एंटर करेगा। तो y4 की जगह देखो y3, y5 और y6। और CV इसका देखो कोएफिशिएंट कितना था, 1 0 0। अब की कॉलम तुम्हारा ये तुम्हारा की कॉलम हो गया, की एलिमेंट 7 और की एलिमेंट कौन सा होगा, 7। तो की एलिमेंट की जगह क्या लाना होता, 1। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/7 और 5/7, 3/7, 1 और 1/7, 0 और 0। और बाकी जो है जो की एलिमेंट है उनके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्ड में इसके रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं, वहां 0 0 लाना होता है। तो अब 0 कैसे आएगा, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, 0 - 1/7 -1/7 हो जाएगा। 1 - 0 1, 0 - 0 0। अब यहाँ पे आते हैं 9 - 3/7, इसे कैलकुलेट करो। 63 60/7 हो जाएगा, 60/7। इसी टाइप से यहाँ पे 7 - 5/7 44/7। और यहाँ पे 1 - 1/7 6/7 ये आ गया। इसी टाइप से यहाँ पे 0 लाने के लिए इसमें से अगर हम इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा, क्यों। तो करो अच्छा इसका 2 टाइम्स, तो 0 - 2/7 यहाँ आ जाएगा। और इसका 2 टाइम्स ये तो 0 ही रहेगा, इसका 2 टाइम ये 1 रहेगा। ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 6 - 6/7 पहले वाले में करना है। तो इसमें से और किसका, इसका 6/7 कितना बचेगा, 36/7 36/7। इसी टाइप से यहाँ 10 - 10/7 10 - 10/7 कितना बचेगा, 60/7
60/7 एक और कैलकुलेट कर लो 1 माइनस 2/7 2/7 1 माइनस 2/7 5/7 ये आ गया क्लास हम लोग क्या बजे छूटती है 5:30 5:30 5:30 अभी टाइम है टाइम है अभी हो गया अभी नहीं 1 मिनट रुक जाओ अब ऐसा करते हैं ये प्रोसेस तो आप कंप्लीट कर ही लोगे है ना इसी टाइप से चलेगा कब तक चलेगा जब तक वह सारी जेड माइनस सी के पॉजिटिव ना मिल जाए ठीक है अब इसके बाद एक इटरेशन और इसके बाद जो है ऑप्टिमल जो टेबल फ्लो मिलेगी थर्ड इटरेशन में मिलेगी मतलब इसके बाद एक टेबल और बनेगी तो उसके वो तुमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है अब इसके बाद जो है हम लोग बताना चाह रहे थे अब हम क्या करते हैं अब हम डायरेक्ट करते हैं ठीक है बाकी तुम लोग टेबल तो बना ही लोगे इसके आगे ठीक है अब इसके बाद क्या होगा ये y2 एंटर करेगा नेक्स्ट टेबल में क्या एंटर करेगा y2 और यहाँ पे कुछ वैल्यूज ये चेंज होंगी और ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 1/10 1/10 और 1/5 ठीक और जब ये चेंज होगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ से 1/b की वैल्यू आएगी इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लो ये इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 2/10 1/5 तो आएगा ये किसकी वैल्यू आएगी क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके चले थे 1/b लेके चले थे तो ये वैल्यू किसकी होगी 1/b की और क्या चेंज होगा ये zj माइनस cj ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे तो फर्स्ट में लिख लो 1/5 ये थर्ड टेबल का लिख रहे हैं 1/5 2/15 2/15 0 0 0 0 1 2 3 कुछ छूटा है क्या 1 2 3 ये सही तो है 1 अच्छा 0 0 अच्छा 2/15 ये थोड़ा सा कम करो 0 यहाँ पे रहेगा 2/15 अब सही है ये वाला लिख के आता हूँ और 2/15 1/5 और 0 ये वैल्यू जाएंगे 1/15 है ये अब यहाँ पे देखो जो गेम वैल्यू है ये 1/b इक्वल टू कितना है 1/5 दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू 5 लेकिन जो तुम्हारी गेम वैल्यू होगी गेम वैल्यू क्या होगी क्योंकि जो गिवन पे ऑफ जो मैट्रिक्स था उसमें हम लोगों ने क्या किया था मॉडिफिकेशन किया था क्या मॉडिफिकेशन किया था होल को ऐड किया था इसलिए जो है इसकी जो गेम वैल्यू आएगी वो क्या होगी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगी ठीक अब इसके बाद जो है हम लोगों को चाहिए क्या है ये वैल्यू किसकी आ गई बेसिक सॉल्यूशन में कौन कौन से वेरिएबल हैं एक तो y2 है और y3 है तो y2 इक्वल टू क्या है 1/10 और y3 क्या है ये भी 1/10 है और y1 इन्वॉल्व है नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी अब इसके लिए अब y1 है क्या है q1/b और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है q1 q2 q3 की क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी लिखते हैं वो q1 q2 q3 के फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ से q1 की वैल्यू निकालने के लिए y1 में क्या करेंगे हम m वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन यहाँ से इस टेबल के लिए जो v की वैल्यू है वो क्या है 5 है
तो हम ये 1 नहीं यूज करेंगे, यहाँ I यूज करेंगे इस लेवल से। तो यहाँ से तो क्या चाहिए, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y1 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा। Q2 क्या हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2। Q3 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2। ये आगे पूरा सेम है। Q1 Q2 Q3 ये आ गई। अब P1 P2 P3 की वैल्यू हमने तुम लोगों को बताया था कि वो जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं उसके जो नीचे जो z से ci दे हैं, तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, y1 x1 x2 x3। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/50, x2 क्या हो जाएगा 1/50 और x3 क्या हो जाएगा 0। और इसमें भी वही करना पड़ेगा जो हम लोग यहाँ किए थे, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालती है, P1 P2 P3 की। तो P1 यहाँ पे जैसे इसके लिए ये बना फार्मूला, ऐसे वहां पे क्या बनेगा P1/B = x1 इस टाइप का बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, P1 निकालने के लिए B से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P1 क्या आ जाएगा 2/3। इसी कारण से P2 = 1/3 और P3 = 0। तो गेट वैल्यू 1 आ गई, बेस्ट सेट थी। और वही इसी का सीक्वेंस लिख देना, यहाँ पे Q1 के लिए 0 1/2 1/2, यहाँ पे P1 P2 P3 के लिए फॉर प्लेयर A के लिए, ये किसके लिए होगा फॉर प्लेयर B के लिए, फॉर प्लेयर A के लिए 2/3 1/3 और 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास।